मैंने आपको बताया था सजीव की विशेषताएं है, आवाज है हमारा टॉपिक, और उसमें मैंने आपको अनुकूलन बताया था और उसके क्या बताए थे, आवाज आवाज के कितने प्रकार होते हैं आवाज के, संदीप? यस मैम। आवाज कितने प्रकार का होता है? मैम 2। गुड। कौन कौन से? वेरी गुड। कौन कौन से? एक स्थलीय आवाज और एक जलीय आवाज। स्थलीय आवाज किसे कहते हैं? स्थल पर जैसे हमने क्या पढ़ा था, अनुकूलन पढ़ा था, ठीक है। अनुकूलन क्या होता है, किसी पौधे या जंतु जो परिवेश में रहने योग्य बन जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, अनुकूलन बोलते हैं। और आवास किसे बोलते हैं, जिसमें जीव जंतु रहते हैं उसे हम आवास बोलते हैं। आवास का अर्थ क्या होता है, घर होता है। आवास दो प्रकार के पढ़े थे हमने, एक स्थलीय आवास और एक जलीय आवास। स्थलीय आवास क्या होता है, ऐसे जीव जंतु जो स्थल में रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, स्थलीय आवास रहते हैं। जैसे कुछ क्या होता है, वन में रहते हैं, उनका आवास क्या होगा, वन होगा, जैसे शेर, चीता, भालू। और कुछ क्या होते हैं, समुद्र में रहते हैं उनका, ठीक है। क्योंकि हम स्थल वाले पढ़ रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, स्थलीय आवास। जैसे कुछ क्या होता है, तटीय आवास रहते हैं, मरुस्थलीय आवास रहते हैं। और फिर आता है जलीय आवास। ऐसे आवास जो जीव जंतु क्या होते हैं, जल में, समुद्र में, जलाशय में, दलदल में रहते हैं। ऐसे जीव जंतु का आवास क्या कहलाता है, जलीय आवास कहलाता है। फिर हमने जलीय आवास में जैसे कि क्या क्या होते हैं, पेड़ पौधे, उसमें पेड़ पौधे कौन से थे, जैसे कमल का फूल दलदल में रहता है। और उसमें और आगे थे आपके मछली जल में रहती है, मछली का आवाज क्या हो जाएगा, जल, ठीक है। वैसे ही हमने फिर पढ़ा था जैव घटक। जैव घटक क्या होते हैं, ऐसे किसी आवास में पाए जाने वाले, ठीक है, किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव, जैसे पेड़ पौधे, जंतु, कोई भी, उनको क्या बोलते हैं, वो सारे क्या है, जैव घटक है। और अजैव घटक पढ़े थे हमने। अजैव घटक ऐसे घटक, ठीक है, जो जीवित नहीं है लेकिन उसमें क्या होते हैं, भौतिक रासायनिक क्या होती हैं, क्रियाएं होती हैं, भौतिक रासायनिक कारक आते हैं। जैसे उसमें क्या है, जैसे आपका सूर्य है ना, ऊष्मा, ठीक है, मिट्टी, चट्टान, वायु, ये सारे क्या आते हैं, आपके अजैविक में आते हैं। और वायु, जल, ऊष्मा, ठीक है, ये किसके लिए आवश्यक होती है, सजीवों के लिए, यानी कि जैव घटकों के लिए आवश्यक होती है। और फिर हमने पढ़ा, फिर अब आते हैं विभिन्न प्रकार के आवासीय यात्राएं, ठीक है। जैसे हमने पढ़े थे मरुस्थलीय जीव जंतु। मरुस्थल में क्या क्या मिलता है, ऊंट, चूहा और सांप मिलते हैं। ऊंट ऊंट जैसे चूहा और सांप का आवाज क्या होता है, वो बड़े बड़े बिल बना के रहते हैं। और वो जैसे कि वहां मरुस्थल में क्या होती है, गर्मी होती है तो वो बिलों में रहते हैं। और रात में क्या होता है, मरुस्थल में ठंडा हो जाता है तो वो रात में क्या करते हैं, बाहर निकलते हैं। फिर आता पर्वतीय आवास। पर्वत में हमने क्या पढ़े थे, जैसे बकरी, पहाड़ी बकरी, याक और पहाड़ी तेंदुआ। तो पहाड़ी बकरी का क्या होता है कि इसमें क्या होते हैं, खुर होते हैं, ठीक है, जो उस आवाज में रहने लायक उनको बनाते हैं। वैसे क्या याक में क्या होता है, लंबे लंबे बाल होते हैं,
उसको उनको क्या बनाते हैं, उसके पहाड़ों में रहने योग्य बनाते हैं, क्योंकि पहाड़ों में क्या होती है, ठंडा अधिक होता है। उसी प्रकार पहाड़ों में वृक्ष कौन-कौन से मिलते हैं, ठीक है? पहाड़ों में यानी कि पहाड़ में मिलते हैं शंकुआकार। शंकुआकार मतलब जो ट्रायंगल टाइप के होते हैं, ऐसे वृक्ष मिलते हैं। ऐसे वृक्ष क्यों मिलते हैं? क्योंकि वहाँ क्या होती है, बर्फ बर्फ गिरती है, ताकि बर्फ क्या हो, पिघले तो आराम से क्या हो, वो नीचे आ जाए। और फिर आता है आपका घास के मैदान। घास घास के मैदान में जैसे आपको क्या मिलेगा घास के मैदान में, ये बांस बांस के बांस के पौधे मिल जाएंगे। और उसमें जंतु क्या क्या मिलेंगे आपको, जंतु मिलेगा शेर, हिरन, बाघ, ये सारे घास तली जंतु होते हैं। आज हम इन्हीं को पढ़ेंगे। चलिए, कल हमने अजैविक घटक तक गए थे। अजैविक घटक, अजैव आप लोग को दिख रहा है? यस मैम। ठीक है। जैव घटक ऐसे किसी आवास में पाए जाने वाले जीव जंतु हेडिंग है पहले जैविक घटक। किसी आवास में पाए जाने वाले जीव जंतु जैविक घटक। मैम साफ नहीं दिख रहा है। साफ नहीं दिख रहा? ठीक है, अभी क्लियर नहीं दिख रहा, बड़ा बड़ा लिख देते हैं, ठीक है। इतना सही दिख रहा है आप लोग को? दिव्या? यस मैम। ठीक है, ठीक है। जैव घटक या जैविक घटक किसी आवास में पाए जाने वाले जीव जंतुओं को जैविक घटक कहते हैं या जैविक घटक कहते हैं, ठीक है। फिर है अजैव घटक। अजैव घटक किसी ऐसे जो पर्यावरण में
अजीविक, पर्यावरण में अजीविक, जो क्या हो पर्यावरण में अजीविक हो, जैसे मिट्टी, मिट्टी, वायु, वायु और ऊष्मा आदि अजैव घटक है। फिर है अजैव घटक, अजैव घटक जैव घटकों के लिए अति आवश्यक होते हैं, जैसे वायु, ऊष्मा और मिट्टी, चट्टान आदि। इतना नोट कीजिए। इतना सब लोगों को दिख रहा है इतना? यस मैम। ठीक है, इतना नोट कीजिए। कर लिया। ओके, सौरभ आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। ठीक है, सौरभ आज की आपके आज पहली क्लास है ना? यस मैम। ठीक है, आप इसे नोट कीजिए। मैम हो गया। ओके, दिव्या आपका हो गया? यस मैम। रवि आपका? मैम हो गया। ठीक है, संदीप आपका? यस मैम। अब आते हैं हम विभिन्न प्रकार के आवाज। विभिन्न प्रकार के आवाज। इसमें है पहला मरुस्थली, 2
क्षेत्र में पाए मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु एवं पौधे। दिव्या आपको दिख रहा है? दिव्या? नो मैम। मैम दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है। अब दिख रहा है? नो मैम। मैम दिख रहा है। ठीक है। दिव्या आपका नेटवर्क शायद थोड़ा सा स्लो हो रखा होगा। मरुस्थलीय क्षेत्र के जीव जंतु एवं पौधे। ठीक है। इसमें सेकंड है पर्वतीय क्षेत्र के जीव जंतु एवं वृक्ष। थर्ड है घास फल के जीव जंतु एवं पौधे। ठीक है। चलो पहले इतना नोट कीजिए। पहले इन 3 पॉइंट को कर लिया। मैम कर लिया। मैम कर लिया। मैम हो गया। ठीक है। ओके। अब हमारा पहला पॉइंट है मरुस्थल क्षेत्र के जीव जंतु एवं पौधे। ठीक है। इसमें है मरुस्थलीय क्षेत्र के जीव जंतु। जैसे मरुस्थल में हमें क्या क्या मिले थे? ऊंट, चूहा और सांप। ठीक है। और भी जंतु होते हैं मरुस्थल में। सांप, ऊंट, चूहा आदि जंतु पाए जाते हैं। सांप, चूहा ऊंट की भांति ऊंचे नहीं होते हैं। ये गहरे बिल बनाकर, ठीक है, गहरे बिल बनाकर रहते हैं।
और है इसमें रात में मरुस्थल ठंडा होने के कारण ये बिल से बाहर निकलते इतना समझ में आया आप लोग को? इतना आप लोग को मैम Yes, साफ नहीं ma'am. दिखाई दे रहा। आप लोग को इतना दिख रहा है? Yes, ma'am. ठीक है। No, ma'am. No, ma'am. चल फिर से लिखते हैं। ये वाली हेडिंग दिख रही है, मरुस्थलीय क्षेत्र के जीव जंतु। Yes, ma'am. ठीक है। ब्लैक में दिख रहा है आपको नीचे? Yes, ma'am. ठीक है। मरुस्थल में ऊंट, सांप, चूहा आदि जंतु पाए जाते हैं। सांप, चूहा ऊंट की भांति ऊंचे नहीं होते हैं। सांप, चूहा गहरे बिल बनाकर रहते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? गहरे बिल बनाकर रहते हैं। इतना नोट कीजिए। अब दिखा आप लोगों को? Yes, ma'am. ठीक है, इतना नोट कीजिए। मैम कर लिया। किसने कर लिया? मैम कर लिया। मैम रवि आ रही है। रवि आ रही है? आपने सच में कर लिया? कॉपी दिखाओ। रवि, कॉपी दिखाओ तो। ये बताइए, सच सच बताना, नोट्स कौन कौन बना रहा है, नहीं बना रहा? दिखाइए। ठीक है। ये बताइए, सच बताइएगा, नोट्स कौन कौन बना रहा है या कोई बस हो गया कह दे रहा है? नोट कर लिया सबने? सौरभ, मैम। आपने नोट कर लिया? नो मैम। ओके, नोट कीजिए आराम से। सौरभ, आपको समझ में आ रहा है? यस मैम। इससे पहले की वीडियो उसमें ऑनलाइन पे होंगी, यूट्यूब पे, आप वहां से देख लेना। ठीक है, मैं आपको सेंड भी कर दूंगी।
दिव्या, यस मैम। आपने नोट कर लिया है? मैम दिखाई नहीं दे रहा। आई थिंक आपका नेट थोड़ा सा स्लो हो रहा है। आई थिंक यहाँ से तो सही है। ओके, सौरभ आपने नोट कर लिया? यस मैम। आई थिंक सबने कर लिया होगा। फिर है मध्य क्षेत्र के कौन? मरुस्थली क्षेत्र के कौन? आपने हमने पढ़ा है कि मरुस्थल में क्या क्या होता है? नागफनी, कैक्टस, बबूल है। तो इनकी पत्तियां क्या होती हैं? बहुत छोटी छोटी होती हैं, ठीक है। और इन वहां क्या है? पानी की कमी होती है, जिस वजह से इनकी जड़ें क्या होती हैं? काफी दूर तक फैली रहती हैं। और इनमें वाष्पोत्सर्जन बहुत कम होता है। वाष्पोत्सर्जन कम क्यों होता है? क्योंकि एक तो पानी की कमी रहती है, उसकी वजह से यहाँ की जो पत्तियां होती हैं इन पौधों की, वो बहुत क्या होती हैं? छोटी होती हैं। कुछ कुछ पत्तियां तो सूल यानी कि कांटों का रूप ले लेती है, जिसकी वजह से वाष्पोत्सर्जन बहुत कम होता है, ठीक है। इसके में पढ़ेंगे मरुस्थलीय क्षेत्र के पौधों में वाष्पोत्सर्जन बहुत कम पाया जाता है। पाया जाता यहाँ के पौधों की पत्तियां बहुत छोटी होती हैं, बहुत छोटी छोटी होती हैं। कुछ पौधों की पत्तियां कांटों यानी कि सूल भी बोलते हैं, सूल का रूप ले लेती हैं, जिस कारण इनमें वाष्पोत्सर्जन कम होता है। इतना नोट कीजिए।
नोट कर लिया आप लोगों ने? यस मैम। सौरभ आपने? दिव्या आपने? मैम कर लिया। ठीक है। मैम कर लिया। ठीक। ठीक है। मरुस्थली पौधे, मरुस्थली पौधे पौधों की जड़ें अधिक फैली रहती है। ठीक है, क्यों फैली रहती है? क्योंकि वहां क्या होता है, पानी की कमी हो जाती है। मरुस्थली पौधों की जड़ें पानी के अवशोषण के लिए अधिक दूर तक फैली रहती है। ठीक है, फिर है जैसे नागफनी, कैक्टस और बग। ठीक है, इतना नोट कीजिए। नोट कर लिया आप लोगों ने? मैम कर लिया। ठीक है। मैम कर लिया। ठीक है, दिव्या आपने? मैम कर लिया। ये तो सिर्फ क्या थे, मरुस्थली क्षेत्र के जीव जंतु एवं पौधे थे। अब सेकंड आते हैं
पर्वतीय क्षेत्र के जीव जंतु एवं वृक्ष। सेकंड है पर्वतीय क्षेत्र के जीव जंतु एवं वृक्ष। फर्स्ट में पर्वतीय क्षेत्र के वृक्ष। तो पहला है यहाँ यानी पर्वतों पर पर्वतीय क्षेत्र पर शंक्वाकार शंक्वाकार वृक्ष मिलते हैं जैसे चीड़, देवदार आदि। पर्वतीय क्षेत्र के पर्वतीय, आप लोग को दिख रहा है? दिव्या? नो मैम। अब दिख रहा है? पर्वतीय नो मैम। क्षेत्र के वृक्ष शंक्वाकार होते हैं। रवि, आपको दिख रहा है? यस मैम। ठीक है। पर्वतीय क्षेत्र के वृक्ष कैसे होते हैं? शंक्वाकार होते हैं। इन वृक्षों की शाखाएं या टहनियां कह सकते हैं। इन वृक्षों की शाखाएं कैसे होती है? तिरछी होती है। तिरछी होती है। इन वृक्षों पर हिमपात तथा वर्षा की बूंदें नहीं यानी बर्फ नहीं टूटता। ठीक है, सबको दिख रहा है इतना? नो मैम। यस मैम। दिव्या, आज आपका नेटवर्क आई थिंक हो रहा है। सौरभ, आपको दिख रहा है? सौरभ? यस मैम। ठीक है।
और नेक्स्ट है पर्वतों पर भिन्न भिन्न आकृतियों के वृक्ष भी मिलते हैं। इतना नोट कीजिए। दिव्या आपको लिंक सेंड कर देंगे यूट्यूब वाला, आप उसमें से नोट कर लेना, ठीक है? यस मैम। नोट कर लिया? मैम कर लिया। ठीक है, सबने कर लिया? यस मैम। फिर है पर्वतीय क्षेत्र के जंतु। पर्वतीय क्षेत्र के जंतु पर्वतीय क्षेत्र के परिस्थितियों के प्रति अनुकूलित होते हैं, ठीक है? अनुकूलित होते हैं। फिर है नेक्स्ट पर्वतीय क्षेत्र के जंतुओं में लंबे बाल, फर आदि पाए जाते हैं। पर्वतीय जंतु जैसे
पर्वतीय जंतु जैसे याक, पहाड़ी बकरी और तेंदुआ। और क्या होता है? तेंदुआ। याक में क्या होते हैं? लंबे बाल और पहाड़ी। तेंदुआ में क्या होते हैं? फर होते हैं। इसमें फर होते हैं। ठीक है? याक में इसमें लंबे बाल होते हैं। इतना नोट कीजिए। नोट कर लिया आप लोगों ने? नोट कर लिया आप लोगों ने? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। चलो हमने अभी क्या क्या पढ़ लिया है? हमने अभी जैव घटक पढ़ लिए हैं, अजैव घटक पढ़ लिया है और क्या पे विभिन्न प्रकार के आवासों में हमने क्या क्या पढ़ लिया है? एक तो मरुस्थलीय जीव जंतु पढ़ लिए हैं और दूसरा पर्वतीय जीव जंतु पढ़ लिए हैं। कल एक वो रह गया थोड़ा सा आपका नागफनी वाला, उसको कल करेंगे। नागफनी, चलो इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ आपको।
नागफनी या उसको क्या बोलते हैं, कैक्टस भी बोलते हैं। ठीक है, नागफनी क्या है, एक प्रकार का तना है। ठीक है, वो प्रकाश संश्लेषण किससे करता है, तने से ही करता है। और वो उसमें क्या होता है, जो उसकी एक बाहर एक क्या होता है, एक मोटी परत होती है, उस वो जिससे क्या करता है, वो पौधा जल संरक्षण करता है। ठीक है, ये सब हम कल देखेंगे। और आज के लिए अब इतना ही। गुड नाइट। आप लोगों को समझ में आया? दिव्या? Yes, ma'am. यस ठीक है, ओके यस मैम। ओके। चलो मुझे ये बताइए थोड़ा सा ऊंट के बारे में, दिव्या, जो आपको आता है। आपने पढ़ा नहीं? मैम मैम ऊँट की लंबी गर्दन होती है और लंबे पैर होता है। गुड। पैर कैसे होते हैं उसके? मैम लंबे लंबे तो होते हैं, और क्या होते हैं उसके पैरों की खासियत? वो क्या होते हैं, गद्दीदार होते हैं, ताकि क्या हो, रेत में क्या हो, नीचे ज्यादा आराम से चल पाए या दौड़ पाए। हाँ रवि, आप बताओ एक दो पॉइंट ऊंट के बारे में। मैम ऊँट के ऊपर में कुबड़ होती है। गुड। कुबड़ में क्या होता है उसके? मैम पानी एक बसा, पानी नहीं होती, बसा रहता है। ठीक है, फैट। और सौरभ, चलो सौरभ तो आज जुड़े हैं। और ऊंट को कुछ कहते भी हैं। मैम रेगिस्तान का जहाज। वेरी गुड, रेगिस्तान का जहाज बोला जाता है। वेरी गुड। चलिए, आज की क्लास अब यहीं पे समाप्त होती है। कल फिर मिलेंगे सेम टाइम में।